हाँ जी बच्चों, फिर स्टार्ट करें। अब नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक ऐसा जो तुम 10th में या उससे पहले भी पढ़ा हुआ है तुमने, है ना। क्या होता है पता है? एनालिसिस ऑफ डाटा, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है या एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डाटा को डील करती है ना। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को एनालाइज करना, फिर उस एनालिसिस है उसको यूज करना, है ना, डिसीजन मेकिंग में। तो बेसिकली इसमें जो प्राइम थिंग है दैट इज डाटा। और वैसे भी आजकल सब कुछ डाटा ड्रिवन ही है ना। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या मशीन लर्निंग है वो सब डाटा ड्रिवन है, तो उन सब में यूज होती है। इसलिए शायद ना ये 2 साल पहले ही एडवांस में ऐड हुआ है ये टॉपिक ना। अब ये जे एडवांस का टॉपिक भी है। तो डाटा की कलेक्शन होती है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। और जो हमें हेल्प करता है फिर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना बेटा। तो अब जैसे कुछ मैंने भी बताया तुम्हें, जॉब्स है जैसे डाटा साइंटिस्ट की है या एनालिस्ट, सबसे हाई पेइंग जॉब्स हैं आज की डेट में। डाटा साइंटिस्ट हो गए, एनालिस्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ये टॉपिक है क्या, किस बारे में है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे ना, जो हमारे सिलेबस में है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। जो तुम्हें मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा 10th का पार्ट है जो 10th में तुम पढ़ के आए हो। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या होता है, डाटा कुछ ऐसे है, स्प्रेड आउट है, ठीक है। डाटा कोई स्प्रेड है और हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू, जो इन सब की ना एवरेज या एवरेज मतलब टेंडेंसी जो रिप्रेजेंट कर सके। एवरेज टेंडेंसी मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा जो सभी नंबर से क्लोजेस्ट होगा। तो एक ऐसा नंबर आउट ऑफ दीज जो इन सभी से क्लोजेस्ट होगा, सेंट्रल वैल्यू इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, तो बेसिकली हमने एक ऐसा पॉइंट या ऐसा नंबर ढूंढना आउट ऑफ ऑल दीज जो सबसे क्लोजेस्ट हो। अब इसके लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो है तुम्हारे मीन हो गया, मीडियन हो गया एंड मॉड हो गया। ये तुमने तीनों 10th में पढ़े हुए, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं मीन यानी कि एवरेज। इसमें वैसे मैं तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। एक अरिथमेटिक मीन भी होती है ना, मैथमेटिकल एवरेज, एक ज्योमेट्रिक मीन होती है, एक हार्मोनिक मीन होती है। 3 मीन्स में तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अब अरिथमेटिक मीन तुम्हें पता ही क्या होता है ना। ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला किया हुआ है, हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला किया हुआ है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में ना हम डिफरेंट ये जो है फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये पहले वाला तो जनरली ये कॉमन है, ये हम जनरली जैसे फाइनेंस फील्ड में यूज करते हैं। कंपाउंड ग्रोथ हो गई या डिके हो गया। अब ये जैसे हार्मोनिक मीन, जैसे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसमें ये वाला टूल यूज करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, जिसमें कौन सा बढ़िया रहेगा ना। अब अरिथमेटिक मीन तो तुम्हें पता ही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। अब जैसे इस वाले में क्या है कि मान लो 10% ग्रोथ हुई फॉलोड बाई 10% डिक्रीज हुआ, लॉस हो गया, गेन एंड लॉस, ठीक है। तो हमने फाइनल निकालना है, फाइनल आउटपुट निकालना है। अब देखने में तो ऐसा लगेगा 10 माइनस 10 0, और एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। इसमें फिर हमें जीएम ज्योमेट्रिक मीन यूज करना पड़ता है टू फाइंड द एक्चुअल रेट। और इसमें जैसे मान लो 20 किलोमीटर चले एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और फिर 20 किलोमीटर और चले एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी एवरेज स्पीड जो है 60 तो नहीं होगी, 60 किलोमीटर पर आवर नहीं ना होगी। तो इसमें हमें हार्मोनिक मीन से मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट सिनेरियोज में हमें डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं, क्लियर। पर जो अभी हमारे सिलेबस में वो पहले वाला ही है, अरिथमेटिक मीन। तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो जो हमारे सिलेबस में वो यही वाला है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन कैलकुलेट करने के और भी वेज है और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा बेस्ट है। तो अभी हम अरिथमेटिक मीन पे फोकस करेंगे। तो ये फॉर्मूला तुम सबको पता ही है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तुमने इसको ऐसे पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations, sum of observations divided by number of observations. Just for example 6 5 8 9 7 8 6 5 6 8, ये 10 नंबर है, ठीक है। तो इनका मीन क्या होगा
हम सबको ऐड कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, ऐड करना जरा, कितना हो गया 6.8, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, मान लो ये 10 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 10 में से मार्क्स नहीं है, कोई यूनिट टेस्ट है, 10 में से इनके मार्क्स हैं, और ये तुम्हारे हैं एक्चुअल मार्क्स, है ना, सबके एक्चुअल मार्क्स हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि यार ऑलमोस्ट सभी के 6.8 या 7 मार्क्स आए, ठीक है ना, पूरी क्लास के लिए एक मैं जनरल स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये तो स्पेसिफिक होगी ना, 6 आए, 5 आए, 8 आए, तो मैंने ये बोल दिया कि 7 मार्क्स है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है ना, क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो 7 है, तो इसका मतलब सबके जो है ऑलमोस्ट 7 है। ये वो नंबर है जो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है, तो ये एक सबसे क्लोजेस्ट नंबर है। तो इनफैक्ट अब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि 6.8 मार्क्स आए हैं, तो वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सबके 6.8 मार्क्स हैं, वे ऑफ गिविंग दी सेम इंफॉर्मेशन। अब इसमें गड़बड़ तब होगी जब इसकी रेंज बहुत बड़ी होगी, मतलब इसमें 0 वाला भी होगा, 10 वाला भी होगा, क्योंकि अगर एक 0 और एक 10 है तो एवरेज आ जाएगी 5। अगर मैं बोलूँ कि 5 मार्क्स आए हैं तो वो तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ही होगी ना। तो इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर रेंज बहुत बड़ी होगी ना तो फिर उसमें ये बहुत सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, बट अगर उस कंडीशन को भी इग्नोर कर दे तो ये बेसिकली क्या करता है कि सारी जो वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज उसका एक सेंट्रल सा नंबर बता देता है कि सारे नंबर इसके आसपास ही। क्लियर। मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन is 12. It is found one item is wrongly taken as 16 instead of 19. Find the corrected mean. Observations is 12. इसका x बार तो हो गया 12 है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई 25। 12.12। हाँ वही होना चाहिए। ये जो सिग्मा एक्स आई है ना, टोटल सम इन सब ऑब्जर्वेशंस का, वो यहाँ से n टाइम्स x बार करके आ जाएगा ना, है ना, यहाँ से आ जाएगा। तो जो हमारे पास सम है वो 25 इंटू 12 इक्वल टू 300 हो गया। तो ये मेरा टोटल सम है ना। अब इसमें मुझे ये पता है कि एक आइटम जो है गलती से 16 ले लिए, होनी चाहिए थी 19, तो सम के ऊपर फर्क पड़ा होगा ना। तो जो करेक्टेड सम है, करेक्टेड सम 300 टोटल था अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, उसे तो 16 हटा दो और 19 ले लो, तो यानी कि नया सम जो होगा करेक्टेड सम 303 होगा। सो देयरफॉर अब आंसर देख लो क्या आता है, 303 अपॉन 25, 12.12। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स लिख लो। पहला तो यही वाला, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार। जो टोटल सम बनेगा ऑब्जर्वेशंस का वो n टाइम्स x बार बन जाएगा, है ना। फिर मीन ऑफ द सीक्वेंस एक्स आई प्लस ए विल बी x बार प्लस ए। अगर एक्स आई डाटा का मीन x बार है तो एक्स आई प्लस ए डाटा का जो मीन हो जाएगा x बार प्लस ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो सिंस जो x बार है वो अरिथमेटिक मीन है ये नंबर्स का, है ना, विच इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब मुझे चाहिए नया मीन कौन से डाटा का, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस x3 प्लस ए डॉट 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 xn प्लस ए एंड ऑल ओवर एन, है ना। अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सिग्मा एक्स आई प्लस एन ए ओवर एन दिख रहा है। एन डिवाइड करोगे तो एक्स बार प्लस ए आ गया। तो ये प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर हर एक टर्म में हम ए ऐड कर दें तो उसके मीन में भी ए ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर हम हर एक टर्म में एक सेम नंबर ऐड कर दें ए, तो मीन में भी ए ऐड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आ गई। अब यहां से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार विल बी 0। दिस इज कॉल्ड sum of deviations taken from mean is 0. Sum of deviations taken from mean is always 0. अब मैं इसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, और एक्स आई का जो मीन है वो एक्स बार है ना। अगर मैंने हर एक डाटा में से माइनस एक्स बार कर दिया तो मीन में से भी एक्स बार माइनस हो जाएगा, तो एक्स बार माइनस एक्स बार 0 हो गया, है ना। या इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे मैंने ऊपर दिखाया, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार डॉट 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 xn माइनस एक्स बार। तो ये तुम्हारा बन गया सिग्मा एक्स आई माइनस एन एक्स बार। अब सिग्मा एक्स आई भी एन एक्स बार ही होता है, तो दिस विल गिव अस 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, मीन ऑफ ए एक्स आई इज ए टाइम्स एक्स बार। ये भी एक्चुअली सेम काइंड की प्रॉपर्टी है कि अगर तुमने डाटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया
तो मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी रिक्वेस्ट नहीं आई, उसको भी नया लिंक है ये आगे। अच्छा, अब ये भी प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि अगर डाटा को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे डाटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन भी ए से मल्टीप्लाई होता है। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हमने शिफ्ट किया है ना, शिफ्टिंग द ओरिजिन किया है। जैसे 2D में बताया था ना बेसिक्स में, शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला कंसेप्ट, ये वैसे ही है कुछ। तो ये चेंज ऑफ स्केल हो गया, और ए जो है वो तुम्हारा स्केलिंग फैक्टर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब अगर मैं डाटा को ए से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस बी कर दूं, तो फिर बताओ क्या होगा इसका मीन, इस नई नई वैल्यूज का मीन क्या होगा? ए एक्स बार प्लस बी, क्योंकि जो मीन है ना वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऐड हो जाएगा, तो दोनों प्रॉपर्टीज लग गई सेकंड एंड थर्ड। तो फॉर एग्जांपल तुमने मीन निकालना है ऑफ द डाटा एक्स आई -3 डिवाइडेड बाई 2 का, मतलब डाटा में से क्या करना है, 3 सबट्रैक्ट कर देना सब में से, और 2 से डिवाइड भी करना है। तो नया मीन क्या होगा? एक्स बार -3 बाय, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी यूजफुल है कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, इफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई ओवर एन एंड वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई ओवर एम। ये दो डिफरेंट डाटा दिए हुए हैं, उनके मीन्स दे रखे हैं, अब इनको कंबाइन करना है। देन कंबाइंड मीन ऑफ द सीक्वेंस एक्स आई एंड वाई आई इज गिवन बाय एन एक्स बार प्लस एम वाई बार अपॉन एन प्लस एम। दोनों का कंबाइंड मीन निकालना, यानी कि दोनों का सम टोटल चाहिए और दोनों का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारा एन और एम हो गया ना, और टोटल सम, पहले सीक्वेंस एक्स आई का सम निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, सिग्मा एक्स आई आ गया और सिग्मा वाई आई आ गया, दो टोटल सम दोनों का ऐड कर दिया, टोटल सम आ गया, है ना। एक और रिजल्ट लिखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। ये तो अलजेब्रा में भी आ सकता है क्वेश्चन, सिग्मा एक्स आई माइनस ए के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगी सिग्मा एक्स आई माइनस बार का होल स्क्वायर, यानी कि जब ए जो होगा तुम्हारा एक्स बार होगा तब इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं मिनिमम निकालने के लिए, तो आराम से आ जाएगी। तो जब a इक्वल टू एक्स बार होगा तो इन दैट केस यू विल अचीव दिस मिनिमम सम, ये मिनिमम सब तब आएगा। क्लियर? द ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस हैज द मीन 6 if mean of 4 of these is 7.5 then find mean of the remainings। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है 6 टोटल का, है ना, और उसमें से पहली 4 का है 7.5, तो बाकी की जो 6 है उनका मीन क्या होगा? 5। यस, करेक्ट आंसर इज 5। पहले 4 जो हैं उनका मीन दे रखा है 7.5, है ना, तो एक्स बार इक्वल टू 7.5 और एन ले लो 4, और जो अगले 6 हैं इनका हमने निकालना है, वाई बार फाइंड करना है और एम तुम्हारे 6, और टोटल मीन जो दे रखा है से जेड बार वो इक्वल टू 6 दे रखा है, और टोटल सम भी तुम्हारा 10। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 इक्वल टू 7.5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू वाई बार बाई 10, तो यहाँ से वाई बार निकाल सकते, ठीक है ना। तो आंसर आ रहा है 5। क्लियर है? देन arithmetic mean in case of discrete frequency distribution। discrete frequency distribution, अच्छा, कई बार डाटा ना ऐसे दिया होता है, जैसे मान लो अभी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 10 में से जो मार्क्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के जैसे 5 है, फिर 6 आए, 5 है, 9 है, 7 है, 6 है, 7 है, 9 है, 9 है, और फिर 7 ले लो, 8 ले लो, है ना, इस तरह के कुछ डाटा है ना। तो बहुत बड़ा डाटा, सपोज बहुत बड़ा डाटा है, तो मीन तो ये होगा इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। पर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यार मेरे पास जो एक्स वैल्यूज है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी है यहाँ पर, है ना, जो ऊपर दिख रही है। अब इसमें 5 रिपीट हो रहा है ना, जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 एक ही बार आ रहा है, 9 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका टोटल सम निकालने का तरीका ये भी हो गया ना, सिग्मा एफ एक्स, है ना, 5 2 बार आ रहा है तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना इनका सम, इन सबका जो सम है 5 + 5 10 हो जाएगा।
अगर 6 2 बार आ रहा है तो 6 इंटू 2 12 यहाँ से भी मिल जाएगा। 7 3 बार आ रहा है तो 21 मिलेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना सिग्मा एफ है, तो ये है वही चीज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पर अगर डाटा ऐसा दिया हो तो फिर फॉर्मूला बन गया तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक एक्स कॉलम दिया होगा, एक एफ कॉलम दिया होगा, है ना, और टोटल चाहिए तो सिग्मा एफ एक्स कर लो, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए सिग्मा एफ कर लिया। अब ये देखो करके देखो, एक्स डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू एन। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन प्लस 2। अब इसका हमने निकालना है अरिथमेटिक मीन। आंसर एन के टर्म्स में आएगा, बना लिया ना। एक कॉलम एक्स दिया हुआ है, एक कॉलम एफ दिया हुआ है ना, तुम्हें एफ इंटू एक्स चाहिए होगा, तो इंटू एक्स जब बनाओगे तो 1 इंटू 3 2 इंटू 4 3 इंटू 5 4 इंटू 6 n इंटू एन प्लस 2 बनेगा ना। तो सिग्मा एफ एक्स, सो देयरफॉर सिग्मा एफ एक्स हो गया तुम्हारा सिग्मा n इंटू एन प्लस 2। अब ये सीरीज तो स्टैंडर्ड ही है, एन स्क्वायर प्लस 2n, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिग्मा को अंदर, एन स्क्वायर का सिग्मा हो गया प्लस 2 कॉमन निकाल के सिग्मा एन हो गया, है ना। अब सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और ये 2n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, है ना। एंड सिग्मा एफ भी चाहिए, तो जो सेकंड कॉलम उसका सम चाहिए, तो एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स n है बाई 2, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म n प्लस 2 है। ये तो हमने एपी का फॉर्मूला लगा दिया ना, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब जो मीन होना चाहिए मेरा वो होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये n के टर्म्स में आएगा आंसर। ठीक है ना बेटा, सबने सही करा ना। क्रिश तेरा ठीक था। Yes, sir. अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक्स कॉलम दिया हुआ है फॉर द वैल्यू 0 2 4 8 एंड सो ऑन 2 टू द पावर। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है C0 C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। इफ अरिथमेटिक मीन is given as 728 by 2 to power n, to find the value of n। और ये तुम्हारा PYQ है, करो जरा इधर। Sir, x में पहली टर्म 1 नहीं आनी चाहिए। 1 थी, मैंने गलत तो लिख दिया, नहीं 0 ही है यार बाई चांस। अच्छा हमें चाहिए एक्चुअली C1 3 नहीं ठीक है बेटा, आएगा इसी से आएगा, ठीक है 6 आ रहा है, इसी से आएगा। एक्चुअली फर्स्ट टर्म इसमें मिस हो जाएगी ना, इसलिए 728 दिया हुआ है, वो 729 बन जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी, 6 है करेक्ट आंसर। ये दिख गया, देखो मेरे को कैसे दिखा, और ये एक्चुअली बाइनोमियल से रिलेटेड है ना। तो पहले तो f इंटू एक्स जब मैंने करा, ये तो 0 ही आ गया ना, ये C1 इंटू 2 आ गया, है ना, ये C2 इंटू 2 स्क्वायर आ गया, ये C3 इंटू 2 क्यूब आ गया। मैं सबको 2 की पावर में लिख दिया ना, फिर आराम से दिख जाएगा ना, Cn 2 टू पावर n आ जाएगा। सो अब मुझे जब सिग्मा एफ एक्स करना पड़ेगा, ये पूरा सम, ये देख रहे हो 1 प्लस 2 की पावर n माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 टू पावर n माइनस 1 है। C0 ना रहा, C0 मिल नहीं ना रहा हमें, C0 भी चाहिए था ना, तब होता 1 प्लस 2 टू पावर n, है ना। मैं लिख दूं नहीं तो साइड में 1 प्लस 2 टू द पावर n की एक्सपेंशन होगी C0 प्लस C1 इंटू 2 C2 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn इंटू 2 टू पावर n। ये एक एक्स्ट्रा टर्म है ना, जो मुझे दे रखी है सिग्मा एफ एक्स में, वो इतनी दे रखी है, तो इसको फिर उधर लेके जाना पड़ेगा ना, तभी ये 728 है ना, 729 बन जाएगा ना। और नीचे जो सिग्मा एफ है वो तो पता ही है ना, वो तो 2 रेज्ड पावर n है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो नीचे वाला तो सेम टू सेम आ गया, कट जाएंगे आपस में, ये उधर जाके 729 बन गया, 3 की पावर n इक्वल टू 729 n इक्वल टू 6। ठीक है ना बेटा, तो ये है वैसे स्टैट्स का क्वेश्चन, लेकिन बाइनोमियल रिलेटेड है, तो मल्टी कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब भूल गया ना बाइनोमियल, C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn 1 प्लस 1 की पावर n ही तो होता है, इक्वल्स टू 2 रेज्ड पावर n, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अगली टाइप लिखो अरिथमेटिक मीन की ही, इसमें हम ना कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि भाई मार्क्स है ना बच्चों के, क्लियर। मान लो थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं, मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और बच्चे हैं सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं,
और मार्क्स 1 से लेके 100 के बीच में आ रहे हैं। उसमें डेसिमल्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी मार्क्स हो सकते हैं। तो अब उसमें एक तो पहला वाला तरीका हो गया एक्चुअल डाटा, सबको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 500 करोगे, है ना, तो थोड़ा अनोइंग तो है ही है ना। और वही 500 की जगह ज्यादा बच्चे हो गए तो और भी मुश्किल है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो रेपिटेशन वाले हैं ना, रेपिटेशन वालों की एक टेबल बना लेते हैं, सेकंड वाला जो कंसेप्ट है, और वो भी बड़ा लंबा है, क्योंकि जो एक्स वैल्यूज है वही तुम्हारी बहुत सारी हो जाएंगी। किसी के 0 मार्क्स हैं, 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, वो लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। और उसके आगे फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो फिर इसमें हम लोग क्या करें, अगर इतनी बड़ी अगर मान लो सैंपल है, तो उसमें हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं मार्क्स के। इसमें मैं क्या करूंगा, रेंज ले लूंगा, 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे नहीं लूंगा, रेंज ले लेता हूँ 0 से 10। जितने बच्चे 0 से 10 वाले वो इसी में आ जाएंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी विच इज स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। अब किसी के 5 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 7 होंगे, वो सब इसी रेंज में आ गए। तो ऐसे ही मैंने 10 से 20 बना ली, 20 से 30 बना ली, और लास्टली 90 से 100 बना ली। अब ये काफी छोटा हो गया ना। और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें 10 बच्चे, इसमें 23 बच्चे, इसमें 25 बच्चे, लाइक दैट, इसमें 5 बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब इनको ऐड करने के लिए मुझे सिग्मा एफएक्स करना पड़ेगा ना। तो एक्स में क्या लूंगा, वो मैं लूंगा क्लास मार्क्स, वो मैं लूंगा 0 10 का मीन, 5, 15, 25, 95। अब इसका क्या मतलब है, मैंने ये ज्यूम कर लिया कि जो 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, जिनके अलग अलग मार्क्स होंगे, बट मैंने मान लिया सबके 5, मतलब एवरेज के अंदर भी एवरेज लगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगले जो 23 बच्चे हैं, उनके 10 से 20 के बीच के मार्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमने ज्यूम कर लिया सबके 15, एवरेज मार्क्स 15, गॉट इट। तो फिर ये मेरा वही केस बन गया सिग्मा एफएक्स वाला, सिग्मा एफएक्स ओवर सिग्मा एफ इज द आंसर, समझ गए ना बेटा। तो इसमें फिर मेरा फॉर्मूला आएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ मिड वैल्यू अपॉन सिग्मा एफ। तो इसको तो मिड वैल्यू एम से डिनोट कर सकते हो, एक्स तो एक्चुअल वैल्यू है, एम हमने मिड वैल्यू ली है, एज्यूम कर ली है, समझ गए बेटा। हाँ अप्रोक्सीमेट हो गया, तो एवरेज तो मतलब वही है ना, एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे डाटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, बस, है ना। पूरे क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है ना, वो एक नंबर, एक जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दो, उतना बेटर होता जाएगा, यस, उतनी बेटर हो जाएगी ना एवरेज। जितनी रेंज बड़ी होगी एवरेज उतना फ्लॉ आएगा। एक के मार्क्स 0 है, एक के 100 है, अब मैं एवरेज बोल दूं 50 है, तो ये तो कुछ और ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है ना, समझ रहे हैं। हाँ, उसमें मैटर करेगा क्लोज, यस, वही रेंज की, इसलिए मैं रेंज बोल रहा हूँ ना, इसलिए रेंज बोल रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड इतना मैटर नहीं करता, रेंज मिनिमम से मैक्सिमम वाली जो रेंज है वो मैटर है, ठीक है। सो एक इसका शॉर्टकट मेथड भी तुमने करा होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारा तो मैं 10th ही पढ़ा रहा हूँ, अभी आज का लेक्चर 10th के ऊपर ही है। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें ना क्या करो, जो मिड वैल्यू है ना वो ऐसे लिख लो, मिड वैल्यू माइनस ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, और इसे डिनोट कर दो डी। ए को हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। इसका पर्पस देखो क्या है, 5, 15, 25, 35, 45 है ना, ये सारी वैल्यू दिख रही है, एम वाली कॉलम दिख रहा है ना, तो मुझे इनको मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। अब इसमें भी तो जान निकलेगी, समझ रहे हैं। तो फिर क्या करें, हम इसको अगर छोटा बना लें, अगर मान लो माइनस कर दूं 45 और डिवाइडेड बाई 10 कर दूं, है ना, तो कितना बन गया, -4 बन गया, तो कितना छोटा हो गया है ना। मतलब ओरिजिन भी शिफ्ट कर दिया और स्केल भी चेंज कर दिया। अब ये 45 ये मैंने अज्यूम कर लिया, है ना, कोई सेंटर की वैल्यू ले ली, या जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 45 की जगह मैं 40 भी ले सकता हूँ, 45 की जगह मैं 40 भी ले सकता हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन 40 लेने का फायदा नहीं होगा, वो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, क्योंकि -35/10 -3.5 आ जाए। इसलिए ए इज द अज्यूम्ड मीन। इन एम में से मैं कुछ भी माइनस कर दूं अपनी मर्जी से, और डिवाइड भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। पर्पस ये है कि नंबर मेरे छोटे हो जाए सारे के सारे। अब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर तुमने किसी डाटा में से कुछ फिक्स माइनस कर दिया, उसका मीन भी उतना माइनस हो गया, और डिवाइड कर दिया तो मीन भी उतना डिवाइड हो गया। तो यानी कि मीन पे क्या फर्क पड़ा, जो मीन पे क्या फर्क पड़ा, ए माइनस हो गया था तो ए प्लस कर देता हूँ, जो मेरा ये मीन था इनटू डब्ल्यू कर देता हूँ, प्लस ए कर देता हूँ, तो दिस विल गिव मी द करेक्ट, समझ रहे हो।
तो यूजिंग प्रॉपर्टीज मैंने एक ये शॉर्टकट बना लिया, इसको हम शॉर्टकट मेथड कह देते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड बोल देते हैं। तो जो तुमने माइनस किया वो एंड में ऐड कर दो, जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई कर दो। बेटा क्लियर हो गया ना सब तक? फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा, इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब तुम चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, जैसे करना वैसे करो, पर स्टेप डेविएशन मेथड से ही करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। सब लोग उसी से करो। सर थोड़ा ऊपर करना। कर लिया? यस सर। गुड। और तो आंसर क्या है? करेक्ट है। मिड वैल्यू तो ये आ गई है ना। अब स्टेप डेविएशन मेथड लगाए तो m माइनस 25 ले लिया, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, तो ये फिर -2 -1 0 1 एंड 2 मिल गया है ना। और मुझे f इंटू डी करना है ना, -16 -11 0 9 और 12, और इसको ऐड करना है ना। 21 और -27 -6 बचा, तो देयरफॉर जो अरिथमेटिक मीन है -6, और सिग्मा एफ भी कर लो, कितना कितने थे 40, डिवाइडेड बाय 40, मल्टीप्लाई कर दो 10 से और 25 ऐड कर दो, ठीक है। तो 25 माइनस 3/2 1.5 माइनस कर दो, 23.5 इज द आंसर, ठीक है। अब चाहो तो ये भी कर सकते थे f इंटू एम, अगर डेविएशन नहीं करना कोई बात नहीं, सीधा f इंटू एम कर लो, 40 हो जाएंगे, 5 6 165 हो गया ना, 150 हो गया। मतलब ये सारी वैल्यूज निकाल के ये भी कर सकते हो, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ, उससे भी आंसर आ जाएगा अगर डेविएशंस नहीं लेने को, है ना। समझिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 17, f1, 32, f2 एंड 19, ठीक है। अब गिवन है x मीन इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा f इज इक्वल टू 120। अब तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर कंसेप्ट सेम ही है, ये भी PYQ ही है, ये भी तुम्हारा PYQ है बच्चों। 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 24 और 28। 24 एंड 28 सही। एक कंडीशन तो ये पहले इसका देख लो कितना आ रहा है, 38 में 4 प्लस f2 माइनस f1 है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 दिया हुआ मीन, सिग्मा एफ डी f प्लस 4 प्लस f2 माइनस f1 ओवर सिग्मा f था, है ना। सिग्मा f कितना था 120 इंटू 20 करना है और प्लस 50 करना है। एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से आ गई और एक सिग्मा f वाली आ जाएगी ना, तो उसमें से f1 प्लस f2 प्लस समथिंग आ रहा होगा, कितना था 68। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब आराम से दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके f1 f2 मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। कर लिया सबने। उसके बाद लिखो वेटेड मीन। ये भी वैसे ही होता है जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर इसमें बस एप्लीकेशन का ही फर्क है। इसे फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स दिए होते हैं। जैसे मान लो 10 में से कुछ मार्क्स है बच्चों के, है ना, जो 5 से नीचे वाले मार्क्स हैं, है ना, उनको मैं सोचता हूँ कि चलो उनको 1.5 गुना कर देता हूँ, है ना, कुछ वेट्स दे दिए, उनको स्केल कर दिया उनको पास करने के लिए। ऐसा होता था ना बोर्ड्स वगैरह में। तो ये और जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको 1.5 गुना मार्क्स दे दिए, मतलब उनके मार्क्स 1.5 गुना कर दिए ताकि वो पास हो जाए। तो बेसिकली ये वेट्स जो है फ्रीक्वेंसी की तरह ही काम करेंगे, वेयर WI इज वेट एसोसिएटेड विद कॉरस्पॉन्डिंग XI। तो फॉर्मूला वही है सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI वाला। जैसे इसका क्वेश्चन देखो, फाइंड वेटेड मीन ऑफ n natural numbers whose weights are equal to squares of corresponding numbers, और do this। कर लिया। इसमें जो x डाटा दे रखा है वो तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n, और इनके जो वेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, यानी कि 1 का 1 स्क्वायर है, 2 का 2 स्क्वायर है, 3 का 3 स्क्वायर है, 4 का 4 स्क्वायर है और लास्ट n का n स्क्वायर है। अब हमें चाहिए होगा w इंटू x, इनको मल्टीप्लाई करना है। दिस विल गिव अस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड n क्यूब। सो देयरफॉर वेटेड मीन जो हमारा हो गया, ये वाला फॉर्मूला है सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI। तो जो हमारा इसमें वेटेड मीन आ गया है इसको मैं W करके लिख देता हूँ, सिग्मा n क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा n स्क्वायर। अब सिग्मा n क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, और ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब ये कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारे मीन हो गए, मीन से रिलेटेड सारी टाइप्स। कंबाइंड मीन वाला मैंने बता ही दिया था पहले कंसेप्ट, है ना।
उसका मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया पर वो कंसेप्ट बता दिया तुम्हें कैसे। अब आ जाओ नेक्स्ट मीडियन। इसका काम भी वही है, सेंट्रल वैल्यू ढूंढना है ना, लेकिन ये जो होता है ना ये जस्ट मिडल वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू, इसमें और कुछ नहीं करना होना, जस्ट मिडल वैल्यू देख लो क्या है। इसे हम इसलिए बोलते हैं पोजीशनल एवरेज, ये पोजीशन पे मैटर करती है। तो सबसे पहले इसमें भी रॉ डाटा वाला केस करते हैं, एक्चुअल डाटा जो दिया होगा। तो जो मीडियन होगी, मीडियन वैल्यू सेंट्रल वैल्यू होगी, लेकिन उससे पहले डाटा को तुम्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना, उसकी सीक्वेंस ठीक करनी पड़ेगी पहले डाटा की। तो दिस वुड बी दी n/2th टर्म इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 2 आ जाए सेंटर में, इन केस देयर बी 2 मिडल टर्म्स, देन इट इज द अरिथमेटिक मीन, एवरेज हो जाएगी अरिथमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म्स। अब जैसे एक सीक्वेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड द मीडियन ऑफ 49, 68, 21, 32, 54, 38, 41, 66, 59। अब ये डाटा है, इसकी मीडियन वैल्यू बताओ क्या है। 49, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले 21 ही सबसे छोटा है ना, उसके बाद 32 आ रहा है ना, 3 वाली लाइन में 38, फिर 4 वाली लाइन 41, 49, और तो 4 वाला कुछ नहीं है, 5 वाला 54, 59, फिर 6 वाले 66, 68। तो अब इसमें सेंट्रल नंबर जो है 49, ठीक है ना। अब अगर 2 वाले हो, मीडियन ऑफ 13, 26, 11, 15, 9, 23, 27, 19, 35 एंड 21, 20। पहले इसको वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, सबसे छोटा 11, फिर 13, अच्छा 9 भी है इसमें, सिंगल डिजिट भी है, 9, 11, 13, फिर उसके बाद आएंगे 19, 15, 19, फिर 21, 23, 26, 27 एंड 35। देखना यही है ना सारे, तो इसमें 2 आ गए ना, 19 भी और 21 भी। सो देयरफॉर जो मीडियन वैल्यू है वो 19 + 21/2 होगी, यानी कि 20, तो अरिथमेटिक मीन होगी फिर अब, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं एक बार अरिथमेटिक मीन के साथ। जैसे मान लो पॉपुलेशन इन अ कंट्री, इसकी हमने मीन एज फाइंड कर ली और मीडियन एज फाइंड कर ली, ठीक है, दोनों डाटा है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, ठीक है। मान लो ये मीन एज है 40 इयर्स और मीडियन एज है 30 इयर्स, सपोज ऐसा है। तो जस्ट प्रैक्टिकली सोचते हैं कि कौन सा बेटर होएगा ना, मतलब जिससे सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीडियन से ना, क्योंकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आधी पॉपुलेशन जो है 30 ईयर से छोटी है और आधी पॉपुलेशन 30 ईयर से बड़ी है। यानी कि यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बेसिकली कंट्री इज यंग, जितने ज्यादा लोग यंग है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये वैसे डिपेंड भी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन प्रैक्टिकली, पर अब इसमें अगर जनरल बात करें तो ये पता चल रहा है कि मीडियन एज से कि आधे लोग 30 ईयर से छोटे और आधे लोग 30 ईयर से बड़े, ठीक है ना। तो हम इसको यंग कंट्री भी कह सकते, समझ गए ना यहाँ तक, है ना बेटा। इफ मीडियन ऑफ डाटा सेट is 17, the 2 numbers 5 and 20 are added in the set. Now find the new median. Find the new median. क्या होएगा 17। कैसे, 2 नंबर जो हमने ऐड किए, एक 17 के लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, तो मीडियन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो सेंटर में रहा, है ना, मीडियन तो 17 नंबर तो वही रहा। तो अब इससे हम ये स्टेट कर सकते हैं कि अगर मीडियन ऑफ xi is m, then median of the sequence axi plus b is am plus b हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। फिर xi सीक्वेंस की मीडियन m है ना, मिडल नंबर m है। तो जब मैं सारा ही डाटा को ये से मल्टीप्लाई कर दूंगा और b ऐड भी कर दूंगा, तो जो सेंटर वाला नंबर है मीडियन तो वही रहेगा, पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू am plus b हो जाएगी, है ना, समझ गए ना। इसको देख लो, लिख लो नहीं तो, x1, x2 और ये मीडियन वैल्यू है और ये लास्ट एक्सेल है। जब हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे और b ऐड भी कर देंगे सभी नंबर्स को, अब a से मल्टीप्लाई करना, b ऐड करना, मतलब यहाँ तो इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता क्या है ना। तो इन दैट केस ये है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडल वाला तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो मीडियन वैल्यू तुम्हारी am plus b हो जाएगी।
डेटा सेट हम्म, उसमें यूनिक नंबर भी देते हैं नॉन रिपीटिंग तब भी रिपीटेड भी ले सकते। डाटा सेट में कोई भी नंबर हो, ऐसा कोई नहीं है कि डिफरेंट होने चाहिए। इफ मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 40 एंड इफ ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 6, तो न्यू मीडियन क्या होगा? हाँ, ये भी 6 से इंक्रीज हो जाएगा, बस रहेगा तो यही पोजीशन, तो इसकी वही रहेगी। मीन एंड मीडियन of 100 observations are 50 and 52 respectively. The value of largest observation is 100. It was later found that largest value is actually 110. Then find true, mean and median. सही है। इसमें हम प्रॉपर्टी से करते हैं। देखो, वैसे तो फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, पर प्रॉपर्टी से करते हैं। जो डिफरेंस हमारा आ गया 10 का आ गया, पहले 100 था लेकिन एक्चुअल में 110 होना था, तो 10 का डिफरेंस आ गया। अब ये 10 का डिफरेंस अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ओवर 100 ऑब्जर्वेशंस, है ना, यानी कि 0.1, 100 की 100 ऑब्जर्वेशन पे मैंने 0.1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा 10 यूज हो गया। और अब सभी में 0.1 अगर मैंने ऐड किया तो मीन भी मेरा 0.1 ऐड हो गया। सो देयरफॉर जो न्यू मीन आएगा वो 50 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 50.1 आ गया। और मीडियन तो वही रहेगा, मीडियन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी पोजीशन तो वही है ना, समझ गए ना बेटा? तो ये हमने प्रॉपर्टीज के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया। देन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट वाला केस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मीन में हमने किया था, एक्स दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो इसमें जो मीडियन होएगा ये होगा वैल्यू ऑफ एक्स इन द रो ऑफ सी एफ, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इमीडिएटली नेक्स्ट टू n by 2। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 10, 11, 12, 13, 14। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 5, 4 एंड 6। इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम x, सेकंड f और दूसरा cf, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यूज हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 5, 4 एंड 6। अब CF कैसे बनाते हैं? हम फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर उठाएंगे 3, ठीक है ना, और इसमें अगला नंबर ऐड कर देंगे और ये तुम्हें मिलेगा फिर 11। अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 11 में आगे 5 ऐड करोगे 16, फिर 20 और ये 26, और ये तुम्हारा इसके बराबर ही आएगा सिग्मा एफ की। इस वैल्यू को हम बोलते हैं कैपिटल N। और फिर तुम निकालोगे n by 2, चाहे फ्रैक्शन में आए चाहे इंटीजर है, कुछ भी हो, विच इज 13। अब CF कॉलम में हमने नंबर देखना है जो 13 से इमीडिएटली नेक्स्ट आ रहा है। 13 से अगला नंबर CF वाले कॉलम में कौन सा है? 16। तो इसकी रो में जो X वैल्यू है वो तुम्हारा मीडियन है। तो n by 2 नंबर के इमीडिएट नेक्स्ट नंबर CF में, उसी के रो में जो X मिलेगा वो तुम्हारी मीडियन वैल्यू। गॉट इट? अब ऐसे कैसे सीक्वेंस सीरीज में भी कर रहे थे, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये 10 है, वो 3 बार आ रहा है ना, तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें 10 3 बार आ रहा है, 11 8 बार आ रहा है ना, 12 5 बार आ रहा है, 13 4 बार आ रहा है और 14 6 बार आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास पूरी सीक्वेंस है ना। इसका मिडिल नंबर पूछा हुआ कौन सा है, समझ गए ना? तो टोटल नंबर्स है ना, उसका आधा वही मिडिल प्लेस होगा, वही हमने ऊपर किया, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए 11 13 के बाद 16, मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा होगा ना, बीच में 12 चल रहा होगा ना, उस गैप में 12, उस रेंज में 12 चल रहा होगा ना, ठीक है ना। लॉजिक वही है बेसिकली, समझ गए बेटा? फिर ये लास्ट ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने चलो इतना बेसिक फंडामेंटल चीज नहीं समझाई है कि जो डाटा वो है क्या। एक्स वैल्यू 10, वो 3 बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार रिपीट हो रही है, तो तुम्हें ये सीक्वेंस दी हुई है और पूछा हुआ है कि इसकी मीडियन वैल्यू निकालो, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 करके तुम्हें मीडियन वैल्यू मिल जाएगी। तो थोड़ा हमने इसको बेटर वे में यहाँ पर किया, ठीक है। अब इसमें क्लास इंटरवल वाला केस है, डेसिमल में होगा ना, तो उससे इमीडिएट नेक्स्ट इंटीजर होगी, वो कुछ भी हो, हाँ फ्रैक्शन में हो, कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस वाला केस जिसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, उसका फॉर्मूला लिखो L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू W। जैसे इसको एग्जांपल से बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लो पहले। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60।
एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 12, 8, 16, 14 और ये 10। हमें निकालनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो वही स्टेप से पहले 10 से शुरू करोगे, 12 ऐड कर दो, फिर 8 ऐड कर दो, फिर 16, फिर 14 ऐड कर दो और फिर 10 और ऐड कर दो, 70 हो गए, ये n आ गया। फिर n/2 निकालो, ये आ गया 35। अब 35 का इमीडिएट नेक्स्ट नंबर इन CF दैट इज 46। 35 से इमीडिएट नेक्स्ट तो 46 ही है ना इसमें। अब इसकी जो रो आ रही है 46 वाली, ये तुम्हारी मीडियन क्लास आ गई। इट्स नॉट मीडियन, ये क्लास आई ना, ये तो इंटरवल आ गया, ठीक है। सो हियर मीडियन क्लास इज 30 to 40, मतलब 30 से 40 के बीच का कोई नंबर है जो मीडियन है। वो 35 हो सकता है, 34 हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, है ना, और उसके बीच का नंबर। अब उन्हें कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला देखो। देयरफॉर मीडियन, पहले L मतलब लोअर लिमिट, दिस इज योर L, ठीक है, ये तुम्हारी लोअर लिमिट हो गई L। n/2 तुम्हारे पास है ही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर वाली यानी कि ये वाली CFB, मीडियन क्लास से पहले वाली। FM मतलब F ऑफ मीडियन क्लास, ये FM है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लेनी है। अब ये वैल्यूज इसमें प्लग इन कर दो, लेट्स सी क्या आता है। 30 प्लस n/2 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 16 और W क्लास इंटरवल की जो विड्थ है जो कि यहाँ पर 10 है, तो ये कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। 33.13 125। अब ठीक है, 13 लिखा था, ठीक है, वो भी ठीक था, उसको वो कर दिया ना राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 33.125 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये इसका मीडियन होगा, समझ गए। अब इस केस में ये फॉर्मूला लिखना, प्रूफ तो मैं इसका कराऊंगा नहीं, अभी जरूरत भी नहीं इसकी, है ना, बस ये फॉर्मूला याद करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड FM मतलब जो मीडियन क्लास है उस रो की फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने वर्ड्स यूज किए FM और B, याद रहेगा ना कौन से तुम्हें यूज करनी है वैल्यू। समझ आ गया बेटा। तो ये 10वीं वाला पार्ट आज मैंने पढ़ाया तुम्हें, अब खत्म हो गया। अब अगली क्लास में ना 11th वाला पार्ट करेंगे, और पर उसके लिए जो मैंने आज पढ़ाया सारा काम आएगा, सब कुछ इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा फिर, है ना, स्ट्रेट लाइन। तुम लोग जा सकते हो बेटा।